Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students of class 10th, we are studying portion history of subject social science, and we are in the chapter number 4, and our today's topic is factories came up. यानी हमें ये पढ़ना है कि इंडिया में फैक्ट्रीज जो थी वो कब एस्टेब्लिश हुई. So let's start. पहला हमें क्या करना है, इस टॉपिक में आपको कई डेट्स याद रखनी पड़ेंगे कि किस डेट में कौन सी फैक्ट्री सेटअप हो गई थी और किस जगह पे सेटअप हो गई थी इंडिया में. सो इन 1854 द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन बॉम्बे. यानी बॉम्बे में 1854 में पहली कॉटन मिल जो थी उसको सेटअप किया गया. इसी तरह 1855 में फर्स्ट जूट मिल हिंदुस्तान में सेटअप की गई थी इन बंगाल. यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदुस्तान में किस जगह पे सबसे पहला जूट मिल जो था वो उसको सेटअप किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए इट वाज इन बंगाल इन 1855 दैट फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप. सो इसी तरह इन 1874 पहला स्पिनिंग और वीविंग मिल सेटअप किया गया था मद्रास में. तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये इंडस्ट्रीज़ यानी ये फैक्ट्रीज़ जो जिसके बारे में हमने जिक्र किया कि इन फैक्ट्रीज़ को किसने सेटअप किया, हु सेट अप दीज इंडस्ट्रीज़. और इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए कैपिटल कहाँ से आ रहा था, कैपिटल का मतलब पैसा कहाँ से आ रहा था. तो आइए हम देखते हैं कि पैसा वगैरह कहाँ से आता था. इसके लिए हमें जानना होगा इंडियन बिजनेस ग्रुप्स हिस्ट्री. यानी हिंदुस्तान में जो बिजनेस क्लास था, जो बिजनेस कर रहे थे, उनकी हिस्ट्री को हमें जानना पड़ेगा. दैट गोज बैक विद चाइना. इन लेट 18th सेंचुरी 18वीं सदी की बात थी कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करके रखा था. व्हेन ब्रिटिश वर ऑक्यूपाइंग इंडिया. सो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे जो हिंदुस्तान में रहते थे और इनका ट्रेड जो होता था, इनका ट्रेड नेटवर्क इंडिया के अलावा चाइना के साथ भी था. चाइना से ये चाइना को ये ओपियम बेचते थे जो इनको इंडिया में मिलता था, और वापस में इन रिटर्न वो चाइना से चाय लेते थे जो कि वो इंग्लैंड बेचते थे. यानी Britishers were sending opium from India to China, and in return they get tea and send it to England. इस ट्रेड में जो ब्रिटिश और चाइना का ये जो ट्रेड लिंक था, इस ट्रेड में काफ़ी सारे इंडियन वर्कर्स जो थे इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेशन की. बहुत सारे वर्कर्स थे इस ट्रेड में जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, यानी पैसा देते थे इस ट्रेड में, और सप्लाईज वगैरह भी करते थे जो इंडियन वर्कर्स थे, और शिपिंग वगैरह जो यानी एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह लेने में ये इंडियन वर्कर्स जो थे इनमें मदद करते थे. और इसमें इंडियन वर्कर्स जो थे इनका भी बहुत फ़ायदा इसमें मिलता था. दे अर्नड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम दिस ट्रेड. इसके साथ साथ इंडियन मर्चेंट्स जो थे, इंडियन वर्कर्स जो थे, इंडियन बिजनेसमैन जो थे, जो ब्रिटिश और चाइना के दरमियान ट्रेड होता था, इसमें जो इंडियन वर्कर्स काम करते थे, इससे इन वर्कर्स का विजन जो था, सोच जो थी, उसमें काफ़ी बदलाव आना शुरू हो गया. यानी ये बहुत एक्सपीरियंस अब इनमें पैदा होगी, अब इनमें एक एक्सपीरियंस आ गई. अब ये क्या कर रहे थे, दे आल्सो बिगिन टू डेवलप इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इन इंडिया. इसी की वजह से अब जो कि इन्होंने सीख ली थी कि कैसे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है, कैसे इंडस्ट्रीज़ को हम इंडिया में भी सेटअप कर सकते हैं, तो ये ऐसा कुछ विजन जो था इंडियन वर्कर्स में डेवलप हो गया. तो इसके लिए हमें काफ़ी सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ जो थे इनका नाम हमने जाना है.
जस्ट लाइक बंगाल की बात है, वहाँ पे दवरकनाथ टैगोर नाम का एक शख्स था, उसने 6 कंपनीज 1830 से 1840s में बंगाल में सेटअप की। ये इसीलिए इन्होंने सेटअप की क्योंकि इनको, इस टैगोर को, ये एक बिजनेसमैन था, इसका विजन जो था इसी ट्रेड लिंक की वजह से इसमें डेवलप हो गया था। इसीलिए इसने इंडिया में 6 कंपनीज जो थी सेटअप की थी 1830s और 1840s के दरमियान। इस तरह बम्बई में भी कुछ पारसीज थे, जस्ट लाइक दिनशा पैटिट एक पारसी था, उसने, या इसके अलावा जमशेद जी टाटा, ये तो आप इसका नाम तो जानते ही होंगे, जमशेद जी टाटा, दे बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रीज एम्पायर्स इन इंडिया। इंडिया में इन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्री एम्पायर सेटअप की। तो सेठ हुकुमचंद, इसने पहला, हिंदुस्तान में पहला जूट मिल, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि बंगाल में सेटअप किया गया था, बंगाल में एक जगह है उसका नाम है कलकत्ता, इन 1970 उसने ये जूट मिल सेटअप की। तो इसके अलावा ये जो वर्कर्स थे, इसके अलावा भी इनकी कुछ ट्रेड नेटवर्क्स थी, जस्ट लाइक दे हैड ए नेटवर्क, दे हैड ए ट्रेड लिंक विद बुर्मा, they had a trade link with Middle East, they had also a trade link with East Africa. इसके अलावा एक और ग्रुप था, एक और तबका था जिसको हम कमर्शियल ग्रुप कहते थे। ये कमर्शियल ग्रुप जो था ये इंडिया में ट्रेड को ऑपरेट करते थे, इंडिया के बाहर इनका ट्रेड लिंक नहीं था, इसीलिए इनको हम कमर्शियल ग्रुप कहते हैं। ये इनका काम था, दे कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्हेन दिस पीपल गॉट अपॉर्चुनिटीज़, जब इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, इन्होंने इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया, बहुत सारा पैसा लगाया, और इसकी बदौलत दे आल्सो, मैनी ऑफ देम आल्सो सेटअप फैक्ट्रीज, और बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने फैक्ट्रीज़ को भी सेटअप किया। लेकिन अब यहाँ कुछ मुश्किलात इन वर्कर्स के लिए बन गई, जस्ट लाइक जो ही कॉलोनियल पावर यानी अंग्रेज़ों का दबदबा जो ही बढ़ता गया, इंडियन मर्चेंट्स जो थे, इनकी फंक्शनिंग स्पेस जो थी, इनका काम करने का ढंग जो था, ये लिमिटेड हो गया। यानी इनको कुछ रुकावटें, मतलब मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। कैसी मुश्किलातों का सामना? फर्स्ट, इंडियंस वायर बैरड, अब इनको रोका गया। किसने रोका? अंग्रेज़ों ने रोका, क्योंकि अंग्रेज़ जब पावर में आने लगे, इनका कॉलोनियल पावर जब इंक्रीज़ हो गया था, अब तब इन इंडियन वर्कर्स, इंडियन मर्चेंट्स को ट्रेड करना, जो इनका ट्रेड था उसमें इनको रुकावट आ गई। मिसाल के तौर पर, फ्रॉम ट्रेडिंग इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स विद यूरोप, यानी इनसे कहा गया कि अब गुड्स, आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे, यानी आप यूरोपियन कंट्रीज से ट्रेड नहीं कर सकते थे। जो ट्रेड होगा वो हमारा और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच ही होगा, आप साइड लाइन हो जाए, यानी इनको साइड लाइन किया गया। ओनली एक्सपोर्टेड ओपियम, व्हीट, इंडिगो विच वर रिक्वायर्ड बाय ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स जो थे ये कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, जस्ट लाइक ओपियम, व्हीट और इंडिगो, जिनकी बहुत सारी डिमांड थी यूरोप में। और आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने इंडियंस को शिपिंग बिजनेस करने में भी रोक लगा दी। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई, यानी 1914 तक, यूरोपियंस जो थे वो तमाम एजेंसीज को मैनेज करते थे, और लार्ज सेक्टर्स जो थे इंडियन इंडस्ट्रीज़ में वो भी यूरोपियंस जो थे मैनेज करते थे। फैक्ट्रीज़, अब हमें फैक्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फैक्ट्रीज़ जो थी, कॉमन सी बात है, सीधी सी बात है, फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। 1901 की बात अगर हम करेंगे तो इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रीज़ थी उनमें वर्कर्स की तादाद लगभग 5,84,000 थी। लेकिन अगर हम 1946 की बात करेंगे तो इन्हीं फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इट वाज 24,36,000। अब यहाँ पे भी सवाल पैदा होता है कि इतने सारे वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे? Why did the workers came from? कहाँ से आ रही थी वर्कर्स?
ظاہر سی بات ہے جب سٹیز میں فیکٹریز اسٹیبلش ہونے لگی، فیکٹریز سیٹ اپ ہونے لگی، تو ورکرز جو ہیں تو کافی تعداد میں گاؤں سے، کافی سارے ڈسٹرکس میں، نیبرنگ ولیجز سے بہت سارے لوگ مائگریٹ کرتے تھے تاکہ ان کو کچھ جابس لگے سٹیز میں. تو یہاں پہ بھی ایسا کچھ ہو رہا تھا. مینی ورکرز کیم فرام نیبرنگ ولیجز اینڈ ادر سراؤنڈنگ ڈسٹرکس. لیکن جب یہ سٹی میں آ رہے تھے تو ان کو جاب ملنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. یہ ہم نے پہلے ٹاپکس میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انہیں کو جاب ملنا تھا کہ جن کی کوئی سوشل ریلیشنز ہو، جن کی کوئی بلڈ ریلیشنز ہو، جن کی فرینڈ شپ شہروں میں تھی. تو یہاں پر بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا. لیکن انڈسٹریلسٹس جو تھے وہ اس کے لیے ایک امپلائی کو تعینات کرتے تھے، ریکروٹ کر رہے تھے، جس کا نام تھا جابر. یہ جابر کو ہائر کر، یعنی جابر ایک ٹرسٹڈ ورکر تھا. انڈسٹریلسٹ جو تھے ان کا ایک ٹرسٹڈ ورکر تھا جو یہ کام کرتا تھا کہ یہی ولیج سے جو لوگ آ رہے تھے ان کو کام دلاتا تھا. اس کو بولتے تھے ہم جابر. اب جابر کیا تھا؟ اولڈ ٹرسٹڈ ورکر. ہی گاٹ پیپل فرام ولیجز، گاؤں سے یہی لوگوں کو لاتا تھا. اینڈ انشورڈ دیم جابس، اور ان کو بھروسہ دلاتا تھا کہ آپ کو ہم انڈسٹریز میں جاب وغیرہ دلائیں گے. اور یہی جابر ان کو سٹیز میں سیٹل کرنے میں بھی مدد کرتا تھا. گیو منی ان ٹائم آف کرائسس، پیسے بھی دیتا تھا جب کہ ان کو کوئی مشکلات تھی. بگن ڈیمانڈنگ، اور اس کے لیے واپس میں یہ کیا جابر کیا لیتا تھا؟ ان لوگوں سے کچھ پیسے اور کچھ گفٹز وغیرہ ان لوگوں سے لیتے تھے جن کو یہ جاب دلاتے تھے، فار کنٹرولنگ لائف آف دا ورکرز. تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک، فیکٹری اسکیم آف ان انڈیا. سو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.